इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात भाग 7। इसमें हम राजस्व की मांग और किसान का कर्ज ये दो टॉपिक को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे हमें पॉइंट मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बम्बई, जिसको आज मुंबई के नाम से जानते हैं, तो बम्बई ढक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था, लागू कर दिया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए इलाकों में, नए क्षेत्रों में भाग गए। भगवे करेंगे भैया, इतना पैसा कौन देगा। जिन इलाकों के जमीन, क्योंकि भैया जमीन कौन देना चाहता है, आसानी में मुफ्त में कोई जमीन देता है क्या। जमीन घटिया किस्म की थी, जहां पर जमीन की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं था, घटिया जमीन था, और वर्षा भी कम ज्यादा होती रहती थी। खास तौर पर समस्या और भी विकट थी। किस बात का, यहाँ पर बात आ जाती है, जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब हो जाती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव सा हो जाता था। क्योंकि अगर मिट्टी खराब, मिट्टी घटिया, बारिश नहीं हुआ तो भैया राजस्व कैसे देंगे हम। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी जितने भी हुआ करते थे, जिसको हम कलेक्टर बोलते थे, तो कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। एकदम बहुत बढ़िया उत्कट, मतलब बहुत तंदुरुस्ती में रहते थे कि आहा, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से लेंगे और जाकर अपने मालिकों को सौंप देंगे, जो भी हमारे ऊपर के अधिकारी हैं। इसलिए वे अत्यंत कठोरता पूर्वक राजस्व वसूली करने का प्रयत्न करते थे कि भैया कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें तो राजस्व चाहिए। आपको मारे पीटे चाहे कुछ भी करे, जबरदस्ती काहे न ले जाए, लेकिन हमें राजस्व चाहिए, कर चाहिए। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। समझो गलती किसी एक की, पूरा गांव पर जुर्माना लग गया, बात तरीके। इसीलिए लोग डर से दे देते थे। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या जो थी और भी गंभीर हो गई थी। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादक की कीमतों में तेजी से गिरावट आने लगी थी। लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। 1.5 दशक मतलब कितना, 15 साल तक इसमें कोई सुधार नहीं आया था। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में, किसानों की कमाई में और भी गिरावट आ गई। इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए थे, जिसमें ये पूरा महाराष्ट्र का गांव वाला इलाका आता था। ढक्कन का 1/3 पशुधन, ढक्कन के इलाके का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया। मतलब समझ लो कि आधा से ज्यादा जानवर मर गए और आधी मानव जनसंख्या भी काल के ग्रस में ढह गई, काल के ग्रास बन गई। जिस तरह अकाल थी उसी तरह भुखमरी के कारण सब मर गए, और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खदान नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी थी, क्योंकि राजस्व बहुत ज्यादा मांगा जाता था। ये कहावत है, हमारी मुसीबतें आसमान छू रही है, मतलब बहुत ज्यादा मुसीबत हमको आ रही है, चारों तरफ से मुसीबत है। ऐसे समय में किसान क्या करते थे, ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहते थे, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया था, अपनी जरूरत की चीजों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों की शादियां कैसे की। ये सब सवाल यहाँ पर आम सवाल नहीं है, ये सब सवाल जरूरत वाला सवाल है कि उन लोगों ने कैसे क्या किया होगा कि अपना सब काम धाम किया, जीवन चलाया, जो बचे जिंदा। यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब तो भैया उनको पैसा लेना ही था। अब ऋणदाता तैयार कि पैसा देंगे हम, तो ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था। लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो जाता था, फिर वह कर्जा चुका नहीं पाता था। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने के लिए किसानों को
अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने के लिए और अपने उत्पादन के खर्चे को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने पड़ते थे। मतलब हर तरफ से कर्जा, हर तरफ से उनको कर्जा लेना पड़ता था। खाए तो, पिए तो, बोए तो, कर देना है तो, शादी करना है, पढ़ाना लिखाना है तो भी हर समय टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। बहुत तकलीफ वाली जिंदगी थी। सोचो कि आप उस जमाने में होते तो 2 पतलून भी आपको मिल जाए, वही एक सपने की तरह था। आज तो पतलून भी मिलता है तो बहुत लड़के कमर के नीचे पहनने लगे हैं। अब कमर के नीचे का थोड़ा सा वजन बढ़ जाए, पैंट छू जाएगा नीचे। और उस जमाने में एक ऐसा स्थिति था जब लोगों को कपड़ा भी ढंग से नसीब नहीं हो पाता था। अधिकारियों को भी इस सवाल पे, अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्ज के वजह से दबे जा रहे हैं। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्ष्य दिखाई देने लगे थे। यहाँ पर फिर से शुरुआत करने का लक्ष्य दिखा। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधित बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। कि जो हम 1820 में किए थे, राजस्व वसूली करने का बंदोबस्त लागू किए थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सैल था, बहुत ज्यादा कठोर था लोगों के लिए। मांगा गया राजस्व बहुत ज्यादा था, उतना लोग चुका नहीं पाते थे। व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी। जो व्यवस्था थी कठोर थी एवं लचकहीन थी, क्योंकि उतना ज्यादा उन लोगों को भी सक्षम नहीं था और हमने कुछ छूट भी नहीं दिया था। और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने वाला था। और इतना हम यहाँ पर बंदोबस्त लागू किए थे, इतना हम राजस्व लिए थे कि उनकी अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ गया। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधित मांग को कुछ हल्का किया गया था। और 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें शून्य बढ़ती गई। मतलब धीरे धीरे कृषि खेती बाड़ी का अब कीमत बढ़ते गया था, हमारे अनाजों का कीमत बढ़ते गया था। ये ग्राफ देख सकते हो कि 1860 में घटा, 1864 तक ले ऊपर उठा, फिर 1868 में नीचे आ गया, फिर उठा। ये उतार चढ़ाव तो आम बात है, तो होते रहता है, ये कोई नया भारी बात नहीं। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे और इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे। और गोचर भूमियों क्या होता है? गोचर भूमियों को कृषि योग्य कृषि भूमि में बदल लेते थे। जो जमीन खेती बाड़ी के लिए है लेकिन खेती बाड़ी उस पर नहीं किया जा रहा है, उस जमीन को भी खेती लायक बना लेते थे, उसको गोचर भूमि बोलते थे। जहां पर कुछ कुछ घास वगैरह हो, उतार चढ़ाव हो, ढेला ढक्कड़ हो, उस जगह को बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे, बहुत ज्यादा उनको जानवर चाहिए, बैल चाहिए और हल चाहिए था। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए, यहाँ पर समझना, बीज मतलब बिया, जमीन मतलब भूमि, भूमि खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा कि भैया ये काम है, फिर से मुझे पैसा दे दो, जरूरत पड़ रही है मुझे। अब जो ऋण देता था वो बोला, क्या बोलता है देखिए, नीचे बताया जाएगा। कपास में तेजी। इस ग्राफ में अंकित रेखा कपास की कीमतों में आई तेजी और गिरावट को दिखाती है कि कपास कितना ज्यादा महंगा, कितना ज्यादा कम, कितना उत्पादन, कितना कम हुआ था। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि ऋणदाता क्या बोलते हैं। फिर कपास में तेजी आई, लेकिन ऋणदाता के पास गए तो दिए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर कपास की बात चालू हो जाती है। तो 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। समझो यहाँ पर कि ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर 4/4 की बात, 3/4 भाग किसका आता था? अमेरिका से आता था। और 1/4 कहां से? भारत से जाता था। तो समझो कि कितना ज्यादा वहां पर वो लोग कपास चाहे रेशम जो भी हो गया उगाते थे, बहुत बड़े पैमाने पर। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के निर्माता काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर
अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे कि भैया केवल हम अमेरिका से लेंगे क्या, तो ब्रिटेन वाले को दिक्कत था। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, ऐसा ब्रिटेन वाले ने सोचा। इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोजने लगे कि भैया अमेरिका के अलावा दूसरा स्रोत कौन सा है जहां से कपास हमें मिल सकता है। तो इन लोगों के दिमाग में आया भारत, चाइना। अब भारत चाइना का नाम आते इन लोगों को लगता है कि बड़ा सा जमीन, बड़का जमीन, तो यहां से इन लोगों को लगा कि मिल सकता है। 1857 में जो विद्रोह हुआ, अब ब्रिटेन की बात है लेकिन यहां पर भी ले लो कि 10.16 कपास ढोने वाली बैलगाड़ियां एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हैं, जिसको हम तस्वीर में देखेंगे थोड़ा देर बाद। तो 1857 में ब्रिटेन के पास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। नए नए स्टेशन बनाए गए जहां पर माल आएगा तो उसे उतारा जाएगा। तो 1859 तो 1859 में 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। उस समय मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाया गया। उनका उद्देश्य क्या था, दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी फले फूले फल फूल सकती है। तो नीचे देख सकते हो बरगद का पेड़ के नीचे सब दिख रहा है ना। बरगद का पेड़ मतलब क्या, बहुत बड़ा पेड़ और उसकी लताएं। पीपल का पेड़ मतलब एक छोटा सा ऊपर गया और बस ऊपर जाकर फल फूल गया और काम खत्म। लेकिन बरगद का पेड़ देखोगे तो आपको इतना लताएं मिलेगा, उस पर आप लटक जाओगे, झूला झूल सकते हो, तो भी वो नहीं टूटता है, बहुत मजबूत होता है जी, बहुत मजबूत। इतना विशाल पेड़ है। उस समय देखो कितना विशाल पेड़ हुआ करता था कि ये बैलगाड़ियां छोटे छोटे चींटी जैसी लग रही है। बैले तो समझ में लग रहा है खिलौना है यहाँ पे। तो इतने बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन हम लोग लालची इंसान सब काट डाले। हम लोग नहीं काटे, हमारे पूर्वजों ने काटा। गांव वाले पूर्वज नहीं काटे, शहर के कमाने वाले, शहर के ठेकेदार लोग काट दिए। नहीं तो औकात है, गांव के लोग पेड़ नहीं काटते थे ज्यादा। काटेंगे तो छोटा छोटा पेड़ काटेंगे, बड़ा पेड़ काटने की हिम्मत तो था ही नहीं। और इतना अंधविश्वास था कि बरगद का पेड़ जो काटेगा वो मर जाएगा। और बरगद का पेड़ गांव का लोग काटते हुए इतनी गांव वालों की औकात हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज भी हमारे गांव में, चाहे बहुत पुराने पुराने गांव में जाओगे तो आपको आज भी इतने बड़े बड़े बरगद का पेड़ मिलेगा। हमारे गांव में करीबन 500-600 वर्ष पहले का बरगद का पेड़ है, और इतना बड़ा कि समझो कि उसकी लताएं जमीन को छूती है। रात को निकल जाओ तो एकदम इतना डर लगेगा कि घर से बाहर निकलना बंद कर दोगे, इतना डरावना आवाज आता है। इतना डरावना, उसका पेड़ हिलता है तो आवाज आता है, और मतलब पत्ता हिलता है तो आवाज आता है। और पता ही है बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सन्नाटा होता है, रात भर ऑक्सीजन छोड़ता है। इतना हेवी ऑक्सीजन छोड़ता है कि आप उतना ऑक्सीजन रात भर ले लोगे तो तबीयत खराब हो जाए, ठंडा लग जाएगा। तो विकास हो सके इसलिए उन लोगों ने भी कुछ किया कि चलो भैया कुछ तो किया जा सकता है भारत में। तो भारत को एक ऐसा देश समझा गया था जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। और अमेरिका से बंद हो जाए कपास आना, फिर भी भारत हमें कपास दे सकता है, ऐसा इन लोगों को लगा कि लंकाशायर में अब कपास की आपूर्ति भारत करेगा। तो भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे, और यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था, और अच्छे सस्ते सस्ते लेबर भी हुआ करते थे। अब लेबर है तो कौन है बात का दिक्कत। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया। अरे भैया वो लड़ाई हो गया, अब हमारे पास कहां से आएगा सब कच्चा माल। अमेरिका से आने वाले कच्चे कपास की आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा में 3% से भी कम हो गई थी। पूरा का पूरा माल शॉर्टेज नहीं आने लगा था। 1861 में जब 20 लाख गांठें, हर गांठ 40 पाउंड की थी। कितना? 40 पाउंड की, मतलब करीब 200 किलो के बराबर की बात यहाँ पर चल रही है कि 200 किलो के बराबर हर लाट आता था वहां से। तो 20 लाख गांठें थी, कोई कम गांठें नहीं थी वो, करीब करीब 200 किलो, कम नहीं होता है। यहाँ पर 400 पाउंड है।
और इतना तो एक गाड़ी में आता था, एक नाव में आता था, उससे ज्यादा भी लोग लाते थे। और यहाँ पर देखते हैं, वहीं की बात कर लेंगे तो 1862 में, कब, 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ था अमेरिका से। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया था कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। अब ब्रिटेन को अधिक मात्रा में आप कपास बेचे, किसको किसको, भारत तथा भारत के सटे हुए अन्य देशों को, चाइना को, म्यांमार को, और बाकी सब भी देश थे जो भारत से लगे हुए थे। अब संदेश मिला। बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया कि कहां पर हम ज्यादा कपास को उगा सकते हैं, उस जगह पर प्रोत्साहन दिया कि भैया कपास लगाओ। जब कपास की कीमतों में उछाल आया, बहुत ज्यादा उछाल आया, तो चित्र 10.15 देखिए आपको मिलेगा। तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया, कोशिश किया कि भैया ज्यादा माल लेंगे, बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। नीचे तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को, उन्होंने उपज को, यहाँ पर समझना कि इसके लिए जितने भी शहरी साहूकार थे उनको बहुत ज्यादा मतलब राशियां दी गई कि चलो तुम काम कराओ। उन ग्रामीण ऋणदाताओं को, जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, उन लोगों को भी इन लोगों ने प्रोत्साहन दिया। अधिका अधिक मात्रा में राशि उधार दे सके, ऐसा बोला गया। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बाद, क्या समझो यहाँ पर, कि जितने भी ऋणदाता थे अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक अस्वस्थ महसूस करते थे कि भैया अब तो हमारी संपत्ति लौट आएगी फिर से। ये तस्वीर देखना, तस्वीर देखने से हमें क्या समझ में आता है कि रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन इलस्ट्रेट लंदन न्यूज 20 अप्रैल 1861 को यह छपा गया था। जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई थी, तब ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत ब्रिटेन उद्योगों को कपास संबंधित सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो सब लोग भारत की तरफ देखने लगे कि भारत भैया सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा था और कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी थी, कितना % अच्छा कपास है। उत्पादन और विपणन के तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा था और उनकी यह दिलचस्पी इलस्ट्रेट लंदन न्यूज के पृष्ठों में परिलक्षित हो जाती थी। हर दिन छपेगा, हर दिन भारत के बारे में कुछ ना कुछ वो लोग छापते थे। तो वैसे ये लोग, भारत के लोग कपास की पूर्ति कर देते थे जाकर, कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो ऐसे हमें बेच देना था बंदरगाह पर लाकर, चाहे बंबई, मद्रास, कलकत्ता, कहीं के बंदरगाह पर बेचना था। बाकी सब वो समझ लेंगे, जो जहां ले जाना है लेकर चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इन बातों का ढक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ था। ढक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगे थे। अब रैयतों को बहुत बढ़िया से उपलब्ध मिलने लगा था पैसा उधार पे। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम राशि दी जाती थी। 100 रुपया दे दिया जाता था, कपास उगाओ, 1 एकड़ पे 100 रुपया। समझो कि उस समय का 100 रुपया आज का 1 लाख से 10 लाख के बराबर। कितना? 1 लाख से 10 लाख के बराबर कि तुम कपास उगाओ। साहूकार भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए कमदम तैयार थे। कमदम, दीर्घावधि क्या होता है कि हमें थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पूरा तो ब्याज इनको चाहिए नहीं, दीर्घावधि ऋण देने के लिए तैयार हो गए एकदम कि चलो भैया ठीक है, तुमको ऋण देते हैं, पैसा मेरे को दे देना, काम खत्म। तो उन लोग को आशा थी कि भैया अब ये तुरंत के तुरंत हमारे कर्ज को चुका सकते हैं, हमारे ऋण को चुका सकते हैं।
जब अमेरिका में संकट की स्थिति बन रही थी, ये तस्वीर देखो कैसे ये लोग सब सामान को ले जा रहे हैं और नाव को ही ये लोग मड़ई बनाकर रख दिए, झोपड़ी बनाकर रख दिए रहने खाने पीने लायक। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बंबई ढक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया बहुत तेजी से। 1860 से लेकर 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकरों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आ गई थी कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेला भारत से जाता था। समझो कि पूरा ब्रिटेन का जितना भी कपड़ा का उद्योग था उस सब में कपास जाता था तो भारत का ही जाता था, सिंपल। लेकिन इन तेजी के वर्षों में कभी सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती थी। सभी लोगों को समृद्धि नहीं मिला। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्जे के बोझ से और अधिक दब गए। क्यों दब गए? क्योंकि उसका भी कारण था। दबने का कारण आपको नीचे मालूम चलेगा। ये देख लो, चित्र है 10.18। नौकाओं का एक बेड़ा मिर्जापुर से गंगा नदी के रास्ते, मिर्जापुर यूपी वाला और बिहार का बॉर्डर समझ सकते हो आप, तो गंगा नदी के रास्ते होते हुए कपास की गांठें ले जा रहा है। और इलस्ट्रेट लंदन न्यूज 3 दिसंबर 1862 में। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले रेलों का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था और मिर्जापुर का कस्बा ढक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था। और पहले का लोग पता नहीं कि विपरीत दिशा में वो लोग कैसे जाकर नाव चलाते थे। जिधर से पानी आता था उधर ही ये लोग नाव चलाते थे और नाव चलाकर लेकर भी जाते थे और बढ़िया से माल भी पहुंचाते थे। ये नीचे वाला तस्वीर देख लो, तस्वीर 10.19। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर, क्या है? पेनिसुलर रेलवे के बंबई टर्मिनल्स पर कपास की गांठें पड़ी हुई है और इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जा रहा है। और इलस्ट्रेट लंदन न्यूज 23 अगस्त 1862 को जब रेलें चलने लगी तो कपास की गांठें गाड़ियों और नौकाओं द्वारा ही नहीं, रेलों से भी भेजी जाने लगी थी। जब रेल मार्ग चालू हो गया तो सब चीज रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से ही भेजा जाता था। नदी मार्ग से आयात जितने भी सामान आते थे नदी मार्ग से धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने संसाधनों का प्रयोग पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था। चित्र में पीछे दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ियां रेलवे स्टेशन से पतन तक कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी गाड़ी। ये सब क्या करती थी? कपास को, कोयला को सब ढोक ले जाते थे। काम ही था भैया, रोजगार था, यही करना ही था। तो क्या करना, दूसरा काम क्या है? आगे है कि ऋण का स्रोत सूख गया और रैयत की अर्जी क्या थी? रैयत की अर्जी थी कि हमारे दाम को कम किया जाए, ऋण कम लिया जाए, बस। इस दिन कपास के व्यापार में तेजी रही। भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके अमेरिका को हटाकर सारा माल भारत से पहुंचाते थे। कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे थे भारत के व्यापारी कि अब विश्व की बात छोड़ो और सारे बाजार पर अपना ही कब्जा अब होगा। 1861 में बोनबे क्या होता है? बोनबे गजट। तो 1861 में बोनबे गजट के संस्थापक ने पूछा 10 राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन 10 नहीं है, ये 10 राज्यों है। 10 राज्यों मतलब जहां पर गुलाम रखे जाते थे। तो 10 राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था और उसको विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता था? अमेरिका से लड़ाई हुआ तो अमेरिका को पछाड़ कर भारत को कौन रोक सकता था लंकाशायर तक कपास पहुंचाने से? कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका की बराबरी भारत ही करेगा, रूस नहीं कर सकता था, क्योंकि रूस में उतना ज्यादा नहीं था सब उस समय। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि भैया कानून पास हो गया। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास
ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आ गई। अब ब्रिटेन जो था भारत से कपास से कम लेता था। अब गिरावट आ गई, तो बोने वाले को दिक्कत, भैया इतना हम रुई करेंगे क्या। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी, महाराष्ट्र में जो निर्यात करते थे, तो महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी साहूकार अब दीर्घ वृद्धि ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। अब दीर्घ वृद्धि ऋण नहीं देते थे कि हम आज देते हैं, थोड़ा देर में बढ़ाकर तुम दे दोगे, क्योंकि उनको पता था कि अब ऋण देंगे तो पैसा डूबेगा, क्योंकि माल खपेगा नहीं तो डूबेगा। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद कर दिया। अब नहीं देंगे किसानों को कर्जा। किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबिंबित करने और बकाया ऋणों की वापसी मांगने का निर्णय ले लिया गया कि अब सारे चीज को बंद, अब प्रतिबंधित लगा दो और बकाया ऋण जो है उसको वापस लेने के लिए लोगों के ऊपर चढ़ जाओ, नहीं तो बाद में नहीं मिलने वाला। एक और की बात कर लें तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई थी। एक तरफ तो माल बिका नहीं, राजस्व की मांग बढ़ गई दूसरी। अब कि छोटे किसानों की हालत खराब। आज भी वो स्थिति वही है, हम लोग पीसते हैं, इधर सरकार पीस रही है, इधर व्यापारी पीस रहे हैं, हम लोग बीच में पीसने वाले इंसान है। फिर भी पता नहीं कैसे का खाते हैं, क्या पीते हैं, खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। क्या चीज? राजस्व बंदोबस्त 10 सालों में। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। जो मांग कम होता था अब उसके बराबर चाहिए इनको। जिस तरह टेस्ला की कंपनी भारत में गाड़ी बेचना चाहिए तो भारत सरकार पहले उन पर 50% टैक्स लगाती थी, अब 100% टैक्स लगाती है। कहती है बउआ सुन, तो फैक्ट्री लगाया चाइना में, तो तेरे को तो जितना गाड़ी है उतना रुपया का टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी भारत में लगा, भारत में गाड़ी बना, भारत में तू बेच, हम खर्चा कम करेंगे, हम टैक्स उतना ही लेंगे 18%। लो 18% और 20%, 38% टैक्स लगता है गाड़ी खरीदने जाते हो तो समझ लो कि एक गाड़ी 10 लाख का है तो 38% टैक्स दे दिया तो तुम्हारे पास बचा कितना रुपए का गाड़ी है। 10 लाख का गाड़ी लेने जाते हो तो गाड़ी आपको कितना में पड़ता है? 4 लाख में गाड़ी पड़ता है। एक 18 लाख का थार खरीदने जाते हो तो मार्केट प्राइस छोड़ दो, शोरूम प्राइस कितना है? 12 लाख रुपया है, लेकिन उसका 6 लाख करीबन टैक्स है। तो 6 लाख टैक्स देकर लेते हैं, फिर भी हम टैक्स देते हैं, तो हम बेवकूफ हैं, इसीलिए टैक्स देते हैं। बेवकूफ नहीं रहते तो नहीं देते। सरकार की औकात कि हम नहीं करें और लगवा देवे। लेकिन इससे भलाई भी है, अगर आपकी भलाई होती है तो लगे रहो, झेलते रहो। बेचारे रैयत उस हालात में जबकि कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता के शरण में जाना पड़ा कि भैया तुम कर्जा दे दो। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया, कर्जा देने वाले ने कर्जा देने से इनकार कर दिया और उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। अब कर्जा देने वाले को भी पता था कि ये जो कर्जा ले रहा है वो अब हमें फिर उसकी पूर्ति नहीं करा सकता, हमें नहीं दे सकता। तो ये बात साफ साफ थी कि क्योंकि उसको पता था कि शेयर मार्केट गिर चुका है। अब इसका के अगले भाग में हम पढ़ेंगे 3.6 अन्याय का अनुभव। जो हमारे ऊपर अन्याय हुआ उसका अनुभव हमारे ऊपर कैसा रहा, ये भी तो जानना जरूरी है। ऐसे मैं खत्म कर सकता था, इसी भाग में खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं। आपको पता ही है इतिहास लोग समझते हैं कि एक बोरिंग चैप्टर होता है, लेकिन बोरिंग को इंटरेस्टेड बनाओ, रोक रोक कर पढ़ो, ब्रेक लगा लगा कर पढ़ो, तो पढ़ते रहो भैया। यही तो जमाना है, यही तो जिंदगी है हमारी, पढ़ते रहना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ बताना है तो भी कीजिए, चाहे कुछ नया किताब चाहिए, नया बुक के बारे में जानना है तो उसके बारे में बता सकते हैं हमें कमेंट करके।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।